फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 टू 2009, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 टू 2009, 2004 से 2009 वाला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लिखिए। अब ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 से 2009 में आया, जो स्टैब्लिश किया गया, यहाँ पर बेसिकली कुछ चेंजेस थे, जैसे कि यहाँ पर जो आपके एक्सपोर्ट हो रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो रेशियो था उसको हमें डबल करना था। ठीक है, जो एम या ऑब्जेक्टिव था वो था कि जैसे कि जो भी इंडिया का परसेंटेज है ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसको हम डबल कर दें। ठीक है, तो इसमें पहला लिखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था इसका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 टू 2009 था कि टू डबल इंडियाज परसेंटेज शेयर ऑफ, टू डबल इंडियाज परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल, टू डबल to double India's percentage share of global merchandise trade, global merchandise trade to merchandise trades by 2009. To double India's percentage, to double India's percentage, to double India's percentage of India's percentage share of global merchandise trade, global merchandise trade by 2009। 2009 तक जो भी आपका ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो लगभग 2009 तक क्या उसमें एम रखा गया कि उसको डबल किया जाएगा, यानी कि 2009 तक 1.5% तक आएगा, क्योंकि करेंटली 2003 तक 0.7% था। ठीक है, 0.7% आपका कब तक था, 2003 तक, तो उसको 2009 तक हमें 1.5 तक लेकर आना था। ये इसका पहला एम था। 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो कमलनाथ जो थे आपके कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आपके मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी ये वाला एम 2004 से 2009 वाले जो भी चेंजेस थे वो उन्हीं के अंडर में लिया गया था, ये सारी चेंजेस। तो लगभग सबसे पहला जो एम था, फर्स्ट एम जो था वो ये था कि 2009 तक 1.5% हमारा क्या हो जाना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए ग्लोबल मर्केंडाइज में। ठीक है, सेकंड जो था, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था 2004 से 2009 का, कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, जो इकोनॉमिक बेसिकली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो ये जो आपका 2004 से 2009 वाला एफटीपी है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसमें लिखिए टू एक्ट एज एन इफेक्टिव, टू एक्ट एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, to act as an effective instrument of economic growth by giving a, to act as an effective instrument of economic growth। सब लिख रहे हो ना सारे बच्चे, रेज कीजिए हैंड, एवरीवन सब लिख रहे हो ना, सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, ओके लवली, सारे बच्चों को मतलब सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखी जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, गुड, to act as an effective instrument of, to act as an effective instrument of, to act as an effective instrument of economic growth, to act as an effective instrument of economic growth by giving a thrust to employment generation, to act as an employment, to act as an effective instrument of, to act as an effective instrument of economic growth by giving a thrust, by giving a thrust to employment generation, especially in semi-urban, especially in semi-urban and rural areas, especially in semi-urban and rural areas। यानी 2004 से 2009 वाला जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो दो ऑब्जेक्टिव था।
पहले की हमारा जो ग्लोबल मर्केंडाइज में जो हमारा परसेंटेज है जो कि 2003 में 0.7% था, वो इंक्रीज हो जाए 2009 तक 1.5%, यानी डबल हो जाए। और दूसरा क्या था कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, लेकिन कहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस था? सेमी अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज एंड और रूरल एरियाज, यानी कि जो सेमी सेमी अर्बन आपके टाउन वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, और आपके रूरल एरियाज में, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, अब इस चीज को करने के लिए बेसिकली क्या क्या स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया गया, यानी कि इसको अडॉप्शन क्या, कैसे हम इस चीज को बेसिकली किस तरीके से हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस था? सबसे पहला अनशैकलिंग ऑफ कंट्रोल्स, इसमें लिखिए द की स्ट्रैटेजीज आर, या की स्ट्रैटेजीज लिखिए, की स्ट्रैटेजीज आर। की स्ट्रैटेजीज क्या क्या थे इसमें? की स्ट्रैटेजी, सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए। मुझे कैसे पता लगा कि आप लोग लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? सारे बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। राना, आबिद, नाशरीन, सनी, सारे लोग वीडियो ऑन कीजिए, ऑन कीजिए वीडियो, वीडियो ऑन कीजिए। आबिद, सनी एंड नाशरीन, वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, वीडियो ऑन कीजिए। आबिद एंड सनी, नाशरीन ने वीडियो ऑन कर लिया। आबिद एंड सनी प्लीज वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, आप दोनों। ठीक है, चलो। तो बेसिकली क्या क्या की स्ट्रैटेजीज था जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकता था? तो स्ट्रैटेजी सबसे पहला बनाया गया, लिखिए, अनशैकलिंग ऑफ कंट्रोल्स, या फिर लिबरलाइजेशन ऑफ कंट्रोल्स। लिबरलाइजेशन ऑफ कंट्रोल्स, यानी जितने भी आप कंट्रोल के लिए, जितने भी अपने टैरिफ, टैक्स और नॉन टैरिफ आपने जो भी चीजें रखी थी, जो भी चीजें टैक्सेस वगैरह इंडिया में थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, उसको थोड़ा सा लिटिल बिट क्या करना था, लिबरलाइज करना था। सेकंड क्या करना था? सेकंड अनशैकलिंग ऑफ कंट्रोल्स, लिख लिया आपने, अनशैकलिंग, यू unshackling, UNSHACKLING, unshackling of controls. सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, creating an atmosphere, creating an atmosphere, creating an atmosphere of trust and transparency, creating an atmosphere, creating an atmosphere of trust and transparency, creating an atmosphere of trust and transparency। यानी कि सेकंड जो स्ट्रैटेजी था कि भाई ये चीजें कैसे लागू हो सकती हैं, तो यहाँ पर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम गवर्नमेंट ने अपनाया। ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा एक ट्रांसपेरेंट वे में और एक फेयर वे में होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड, तीन स्ट्रैटेजी था, सबसे पहला कंट्रोल से रिलेटेड, सेकंड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, और जो थर्ड आपका था, जो थर्ड था कि सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर, simplifying the procedures and bringing down transaction cost, simplifying the procedures, simplifying the procedures, simplifying the procedures and bringing down the transaction cost, bringing down the transaction cost। यानी कि जो भी आपकी बेसिकली ट्रांजैक्शन में, जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको जितनी सारी प्रोसेस वगैरह है, इंपोर्ट में जितनी भी प्रोसेस वगैरह होती हैं, पहले फ्राइट पे, जब फ्राइट से रिलेटेड, फिर इंपोर्ट लाइसेंसिंग से रिलेटेड, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड विद द सेलर, रिलेटेड विद द बायर, देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स। ठीक है, उस प्रोसीजर्स को जो था ना, उसको कॉम्प्लेक्स की जगह उन्होंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, यानी जो प्रोसीजर है उसको बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया। ठीक है, और साथ साथ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है आपके, यानी कि जितने भी पैसे आपके लग रहे हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट था, उसको भी सिंपल और कम कर दिया गया। ठीक है, क्यों किया गया ये चीज? ताकि आपके कंट्री में क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ, और कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक स्मूथ वे में चले। इसीलिए इन्होंने बेसिकली यही किया कि कंट्रोल्स को कम कर दिया, ट्रांसपेरेंसी को बिल्ड किया, और एक प्रोसीजर्स वगैरह को सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है?
नेक्स्ट जो था आपका नेक्स्ट सेक्टर्स लिखते जाइए कि इन्होंने और किस किस चीज में चेंजेस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले लिखिए पैकेज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये कुछ चेंजेस लेकर आए, और वो चेंजेस क्या थी एग्रीकल्चर में, लिखिए पैकेज फॉर एग्रीकल्चर। अब ये हर एक पर्टिकुलर टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलरली इन्होंने क्या क्या चेंजेस ये किया है इन्होंने। एक तरीके से ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों ने लिख ही लिया, की स्ट्रैटेजीज लिख लिया। अब आप लिखिए पैकेज फॉर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या क्या बदलाव ये लेकर आए, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें ये लेकर आए। एक स्पेशल फोकस इनिशिएटिव लिया गया एग्रीकल्चर के लिए, और इसमें लिखिए एक न्यू स्कीम आया, अ न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड, a new scheme introduced in this FTP, the new scheme introduced in FTP, ये एग्रीकल्चर के अंडर जो चेंजेस आया, ठीक है। तो न्यू जो चेंज आया आपका FTP के अंडर में क्या था, ये आपका इसमें एक नया स्कीम को लाया गया, न्यू स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया गया, और इसको इसका नाम रखा गया विशेष कृषि, लिखिए विशेष कृषि उपज योजना। एक नया स्कीम लाया गया इस एफटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 से 9 में। ये नया चेंज क्या था बेसिकली, इस नए चेंज का नाम था बेसिकली कृषि उपज, लिखिए विशेष कृषि उपज योजना, विशेष कृषि उपज योजना। अब इस स्कीम में क्या क्या इंट्रोड्यूस, ये स्कीम बेसिकली बूस्ट करने के लिए था, यानी कि बढ़ाने के लिए था, इंक्रीज करने के लिए था, किस किस चीजों को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत फॉरेस्ट के प्रोडक्ट, इन सबको बूस्ट करने के लिए था, ठीक है। और बेसिकली इनके अलावा जो इन सबसे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रूट से जैम वगैरह जो भी चीजें बनती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इन सब चीजों को बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया, और वो भी किसके अंडर में लाया गया, इस 2004 से 9 के एफटीपी में। तो इस स्कीम का नाम लिख लिया सबने, न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस इन एफटीपी नोन एज कृषि विशेष कृषि उपज योजना, and this is introduced for boosting, export of, introduced for boosting export of fruits vegetables, flowers and forest products, बेसिकली इन सारी चीजों के लिए एक नई योजना को लेकर ही आया गया इसमें। तो सबको इस योजना के बारे में समझ आ गया कि किस लिए था, ये बेसिकली बूस्ट करने के लिए था, फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसी में आगे लिखिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, पैकेज फॉर एग्रीकल्चर ही में लिखिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड, मैं इसको समझाऊंगी, आप लोग लिखिए पहले, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, जिसको ईपीसीजी कहते हैं, ईपीसीजी। यानी कि अगर इन सबको बूस्ट करने में अगर आपको कोई सीड की रिक्वायरमेंट है, या कोई स्पेशल कैपिटल हो, कोई मशीनरी हो, या कोई सपोर्टिव एलिमेंट हो जो इंडिया में बेसिकली नहीं प्रेजेंट है, ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो कुछ पर्टिकुलर गुड वगैरह को इंपोर्ट भी करा सकती है, ताकि ये सेक्टर को वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो ऐसे केस में क्या था कि ड्यूटी फ्री, यानी अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है कोई कंट्री हमारे कंट्री में प्रोडक्ट्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, तो उस केस में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती, यानी कोई टैक्स वगैरह उनपे लिवाइड नहीं होता, और ये किसके अंडर में आता है, ईपीसीजी स्कीम के अंडर में।
तो ये भी इनको बेनिफिट किसको मिल रहा था, ये बेनिफिट मिल रहा था बेसिकली एक्सपोर्टर्स जो आउट ऑफ द कंट्री थे। तो यानी कि अपनी कंट्री में तो हमें इम्प्रूवमेंट करना ही करना था इस स्कीम के स्कीम जो हमने लेकर आए थे, विशेष कृषि उपज योजना। अगर इसके सपोर्ट के लिए कोई इंपोर्ट कराना पड़ता कैपिटल, तो वो भी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कंट्री में, और उसके लिए स्पेशल ड्यूटी फ्री अपॉर्चुनिटीज इंडिया के बाहर के एक्सपोर्टर्स को मिल रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे पैकेज फॉर एग्रीकल्चर में था। ठीक है, और एक चीज और था कि कैपिटल गुड्स, आगे लिखिए एक पॉइंट और, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी। कैपिटल गुड्स में आपके मशीनरीज वगैरह जो आते हैं आपके, तो कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी, इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी फॉर एग्रीकल्चर, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी। ईपीसीजी आपका वही एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ठीक है, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए जो गुड्स आ रहे थे बेसिकली इंपोर्ट हो रहे थे, कैपिटल गुड्स वगैरह, परमिटेड टू, लिखिए परमिटेड टू, आगे इसी में लिखिए ईपीसीजी फॉर एग्रीकल्चर, परमिटेड टू permitted to be installed anywhere in the agri export zone, agri export zone, agri export zone। यानी जो भी कैपिटल, सबने लिख लिया है, सब लोग, सब बच्चे ने लिख लिया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। कैपिटल गुड्स imported under EPCG for agriculture permitted to be installed anywhere in the agri export zone। एग्री एक्सपोर्ट जोन जो था बेसिकली आपके 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्री एक्सपोर्ट जोन। ये कुछ जोन बनाए गए थे कंट्री में, लगभग 2001 में लगभग 40 to 60 जोन्स बनाए गए, और इस जोन्स में बेसिकली प्रमोट करना था, बूस्ट करना था किसको, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को। तो ये कहा गया कि अगर कोई कैपिटल गुड्स इंडिया से बाहर से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो इनको अलाउ था कि किसी भी एग्री जोन, यानी जो भी जोन बनाए गए थे, जैसे वेस्ट बंगाल में 2-4 बनाया गया था जोन, आपका असम में जोन बनाया गया था, तो अगर ये चाहते तो मतलब जो कैपिटल गुड्स थे वो कहीं भी किसी भी एग्री जोन में इंस्टॉल कर सकते थे, यानी जो कैपिटल गुड है, मशीनरी वगैरह जो भी है, वो किसी भी एग्री जोन में उनको इंस्टॉल करने का फ्रीनेस था। लेकिन कहाँ पर करना था, सिर्फ एग्री जोन में, यानी जो एग्री एक्सपोर्ट जोन है, सिर्फ जो उनको कंट्री में बनाया गया था वहीं पर इनको इंस्टॉल करने का क्या था, फ्रीनेस था, या कह सकते हैं लिबरलाइजेशन इनको मिला था कि आप कहीं भी ये क्या लगा सकते हो, बेसिकली मशीनरी, कैपिटल गुड्स वगैरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो इंपोर्ट हो रहे थे ईपीसीजी स्कीम में। और ये तो समझ आ ही गया था कि आपके कुछ स्टेट ये इंपोर्ट सीड्स वगैरह का, बल्ब वगैरह का, ट्यूबर वगैरह, जो भी बेसिकली एग्रीकल्चर के रिक्वायरमेंट था इंपोर्ट हो रहा था, तो उसमें बेसिकली क्या था, आपको लिबरलाइजेशन मिला हुआ था। ठीक है, और एक चीज और भी था कि एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट पोर्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सट्रैक्ट बिन लिबरलाइज्ड विद अ व्यू ऑफ प्रोमोट एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्बल प्रोडक्ट। यानी कि इसमें जो प्लांट्स थे हर्बल और आपके मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह थे, उनको भी बेसिकली एक्सपोर्ट करने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं था, लिबरलाइजेशन मिला था, चाहते तो एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते थे मेडिसिनल प्लांट वगैरह भी। यहाँ प्लांट्स, फ्लावर्स हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, सब ये किसमें आ गया था, आपका पैकेज फॉर एग्रीकल्चर। फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी। अगर हम सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें अगर हम सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, तो यहाँ पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट वगैरह भी हो रहा था, किसका, कंज्यूमेबल फॉर मेटल्स अदर देन गोल्ड प्लैटिनम। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट वगैरह आप करा सकते थे जेम्स एंड ज्वेलरी में। कितने परसेंट का इंपोर्ट क्या था इसमें, मतलब 2% बेसिकली यहाँ पर बेनिफिट था फ्री ऑन बोर्ड के लिए। इसमें लिखिए पहले, फिर मैं समझाती हूँ इसे। राइट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ consumable for metals, duty free imports of consumable for metals other than gold and platinum allowed up to 2%
allowed up to 2% of free on board FOB, free on board value of export, free on board value of exports, free on board value of export. आवाज नहीं आ रही है, मतलब शांति हो तुम लोग बिल्कुल। इसमें लिखिए कि लगभग जो ड्यूटी, जो आपका ड्यूटी फ्री था, जो बेसिकली वो तो मैंने बता ही दिया कि 2% तक की छूट थी, लगभग 2% तक की छूट किसमें थी, 2% की छूट बेसिकली आपको मिल रही थी उसमें, बेसिकली कोई भी मेटल्स गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के अगर इंपोर्ट हो रहा था तो 2% जो वैल्यू है उसमें 2% की छूट थी। सेकेंड आप लिखिए कि इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, import of gold of 18 carat, import of gold of 18 carat and above, import of gold of 18 carat and above shall be allowed, import of gold of 18 carat and above shall be allowed, shall be allowed under the replenishment scheme। यानी कि अगर 18% भी गोल्ड का कैरेट, 18% यानी कि जो बेसिकली जिसमें 75% गोल्ड होता है, ठीक है, तो लगभग जो 18 कैरेट का भी जो गोल्ड की प्रोडक्ट्स वगैरह थे, अगर वो इंपोर्ट आराम से हो रहे थे, जेम्स एंड ज्वेलरी के पैकेज में ये 2-3, इसमें तो ऐसे 5-6 स्कीम था, लेकिन 2 चीज मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लिखिए हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या बदलाव आए, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या बदलाव आए। इसमें लिखिए ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर, सॉरी ऑफ नहीं फॉर लिखिएगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर handloom and handicraft sectors, handloom and handicraft sectors increase to 5%, 5% of FOB, 5% of FOB free on board value of exports, free on board value of exports। यानी कि ड्यूटी फ्री किसमें था, हैंडीक्राफ्ट और हैंड, जहां पर गोल्ड में और मतलब अदर देन गोल्ड एंड प्लैटिनम 2% था जेम्स एंड ज्वेलरी में, वही हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सबको पता है क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सबको पता है ना क्या होता है, बेसिकली जो हाथ से रेडी किया हुआ जो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। यस तो हाँ, जैसे कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपके वास हो गए, फिर टोकरी वगैरह बनाया जाता है, फिर कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं हैंडलूम के यूज से, मतलब हाँ, मतलब हैंडलूम वगैरह जो आपकी एक मशीनरी या ट्रेडिशनल वे होता है, वो आजकल भी रूरल एरियाज में लोग बिनने के लिए यूज करते हैं। तो जो भी ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थी, जो भी चीजें, उसमें लगभग 5% के लिए क्या मिल गया, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। यानी कि अगर कोई यहाँ पर इंडिया में वो सारी चीजें आती हैं तो उसमें 5% तक के लिए क्या मिल गया, उनको छूट मिल गया। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट लगभग 5%, अगर कोई इंडिया में प्रोडक्ट आते हैं तो उसको 5% तक की छूट मिल रही थी। जो भी जितना प्रोडक्ट वगैरह जो भी वैल्यू है एक्सपोर्ट की, जो भी वैल्यू है उसमें 5% तक के लिए छूट मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखिए इसमें ही न्यू हैंडीक्राफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, a new handicraft, a new handicraft special economic zone, a new handicraft special economic zone, a new handicraft special economic zone shall be established। यानी कि हैंडीक्राफ्ट जोन के लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया गया, ठीक है, इंडिया में स्टैब्लिश किया गया।
सबको पता है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्चुअली वो एरियाज है जहां गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स देती है, जैसे कि टैक्स में आपको लगभग 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अभी मैं बताऊं तो जीएसटी भी उन एरियाज में नहीं लगता है। बेसिकली इंडिया उन एरियाज के बैकवर्डनेस या बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस तरीके की इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। तो वहाँ 5 साल तक तो कोई टैक्स 0% टैक्स लगता है, आफ्टर 5 ईयर्स लगता भी है तो 50% टैक्स लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो लगभग बहुत बेनिफिट होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो हैंडीक्राफ्ट एरियाज के लिए भी कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश किया गया जो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट के लिए था। ठीक है, तो ये किस में आया? हैंडलूम्स में। क्लियर है? हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट में। लेदर एंड फुटवेयर के लिए लिखिए, लेदर एंड फुटवियर, फुटवियर, लेदर एंड फुटवियर के लिए क्या क्या था? लेदर एंड फुटवेयर यहाँ पर वही था, ड्यूटी फ्री इंटाइटलमेंट था, ड्यूटी फ्री इनको मिल रहा था लेदर प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, फुटवियर पे। और इसका छूट कितना था? जैसे गोल्ड, गोल्ड अदर देन गोल्ड और प्लैटिनम वाले जो मेटल्स थे, सिर्फ मेटल्स, मेटल्स में 2% था, हैंडलूम वगैरह में 5% था, लेदर्स में 3% था। यहाँ लिखिए ड्यूटी फ्री इंटाइटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट, ड्यूटी फ्री इंटाइटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट for footwear component of leather, duty free entitlement of import, duty free entitlement of import, duty free entitlement of import for footwear component of leather, for footwear component of leather, for footwear component of leather, for footwear component of leather industry increased to 3%, increased to 3% for FOB, free on board, or for of FOB value of exports, FOB value of exports। यानी जो एक्सपोर्ट की जो भी वैल्यू थी आपकी फ्री ऑन बोर्ड वगैरह, जो सेलर्स को, शिपर्स को जो भी अमाउंट वगैरह जो लग रहा था एक्सपोर्ट में, उसमें लगभग 3% की छूट मिल रही थी। किसको? लेदर इंडस्ट्रीज को, जो बेसिकली फुटवेयर वगैरह बना रहे हैं और इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में लगभग 3% तक की छूट मिली। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, सेकेंड पॉइंट राइट, machinery and equipments, machinery and equipments, machinery and equipments for effluent treatment plant, machinery and equipments, machinery and equipments for effluent treatment plants, for effluent treatment plants, for leather industry, for leather industry shall be exempted, machinery and equipment for effluent treatment plants, effluent treatment plants for leather industry shall be exempted, shall be exempted from customs duty, from customs duty। यानी जो मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह जो रिक्वायर्ड था लेदर, बेसिकली लेदर इंडस्ट्रीज के लिए, जो भी मशीनरी वगैरह था, उन पे कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, जैसे आपकी कस्टम एंड टैक्स आपका जो डिपार्टमेंट है इंडिया में जो बेसिकली इसके ऊपर काम करता है, वहां उस केस में इनको कस्टम ड्यूटी पे क्या मिल गया? बिल्कुल एग्जम्पशन मिल गया, यानी छूट मिल गया। ठीक है, मशीनरी जो बेसिकली लेदर इंडस्ट्रीज में काम आती है, उस केस में एग्जाम्पशन मिल गया कस्टम ड्यूटी से। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आएगा, टारगेट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम था। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अंडर में बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ टारगेट प्लस जोन वगैरह बनाए गए। ठीक है, इसमें लिखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, जैसे आपका लेदर एंड फुटवेयर हो गया, हैंडलूम हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वैसे ही अब नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में एक तो आप लोग को पता ही होगा एग्रीकल्चर में लाया गया था विशेष, आपका विशेष कृषि उपज योजना। वैसे ही एक और स्कीम लाया गया जिसको हम कहते हैं टारगेट प्लस, इसमें लिखिए टारगेट प्लस, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अंडर में लिखिए टारगेट प्लस।
अब ये टारगेट प्लस स्कीम क्या था, इस स्कीम में लिखिए, 2 लाइन लिखिए, फिर मैं समझाती हूँ इसको। इसमें लिखिए टारगेट प्लस स्कीम, टारगेट प्लस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एफटीपी, target plus scheme introduced in foreign trade policies 4 to 9. In this exporter, इसमें लिखिए in this exporter who have achieved a growth, exporter who have achieved the growth in export, exporter who have achieved the growth in exports would be entitled, would be entitled to duty free credit based, for duty free credit based, duty free credit based on incremental export, on incremental export substantially higher than the general, substantially higher than the general, substantially higher than the general actual export target, substantially higher than the general actual exports target fixed, actual export target fixed, actual export target fixed, लिख लिया एक्चुअल एक्सपोर्ट टारगेट फिक्स्ड। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ कि लगभग 16% टारगेट जो था वो फिक्स किया गया था 2004 से 9 तक में के लिए एक्सपोर्टर्स। यहाँ पर टारगेट प्लस का मतलब ये है कि जो भी एक्सपोर्टर जो हैं जिनको एक टारगेट फिक्स किया गया है, अगर वो उससे ज्यादा अचीव कर लेते हैं, उससे ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उस केस में आगे चल के वो जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जो भी आगे चीज एक्सपोर्ट करेंगे उसमें एक सब्सटेंशियल उनको कुछ टैक्सेस वगैरह में छूट मिलेगा। तो ये टारगेट प्लस स्कीम ये था कि लगभग 2004 से 2009 में 16% क्या किया गया था, बेसिकली फिक्स किया गया था टारगेट। क्लियर है परफॉर्मेंस। और फिर बाद में मतलब नेक्स्ट बाद में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा, और इस हिसाब से बेसिकली इंक्रीमेंटल ग्रोथ वगैरह मतलब बोल सकते हैं कुछ छूट वगैरह मिल रहा था किसको, एक्सपोर्टर्स को, लगभग 20 से 20%, 25%, 100%।